आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम फॉलो अप स्ट्रेटेजी पढ़ने जा रहे हैं। हमने रेवेन्यू साइकिल के डिफरेंट स्टेप्स पढ़े। हमने डेमोग्राफिक देखे, सुपर बिल्स देखे, हम लोगों ने चार्ज एंट्री, और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि पेमेंट पोस्टिंग में ERA यूबीस कैसे हैं। अब हम लोग आ रहे हैं अपने फॉलो अप की तरफ के जितना भी क्लेम्स जो होते हैं, जिनका स्टेटस हमें नहीं आ रहा होता या जिनका फीडबैक हमें नहीं आ रहा होता इंश्योरेंस की तरफ से, तो हम उनको क्या करते हैं कि चेक करते हैं कि वो आइदर उनका क्या स्टेटस है, क्योंकि हमें उनको उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता। तो वो बेसिकली ऐसे तमाम जो ड्यू क्लेम्स हैं, आउटस्टैंडिंग क्लेम्स है, उन क्लेम के स्टेटस को देखना और उनके ऊपर करेक्टिव एक्शन लेने का जो काम है, वो फॉलो अप स्ट्रेटेजी में हम सीखेंगे कि क्या होगा। फॉलो अप बेसिकली क्या होता है कि वो जो हम अभी बता रहे थे आपको कि इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं, पेमेंट्स को डिले करती हैं डिफरेंट तरीकों से। तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, इस तरह के तमाम पेंडिंग क्लेम्स का स्टेटस देखना चाहिए। स्टेटस देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस के वेब पोर्टल्स को यूज करते हैं, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स IVRs को यूज करते हैं, जो कंप्यूटराइज एक इंश्योरेंस की तरफ से आपको एक रिप्लाई मिल रहा होता है जब भी आप कॉल करते हो इंश्योरेंस के नंबर पे। फैक्स के थ्रू और लाइव कॉल के थ्रू क्या कर सकते हैं, आप किसी भी क्लेम का स्टेटस मालूम कर सकते हैं। वेब पोर्टल्स क्या होते हैं, इफेक्टिव होते हैं सोर्स, सबसे ज्यादा ऑनलाइन वेब पोर्टल होते हैं जहां से हम एलिजिबिलिटी मालूम करते हैं, वहां से हम क्लेम स्टेटस भी मालूम करते हैं। उसका एक यूजर नेम और पासवर्ड होता है, वहां पे डॉक्टर की इंफॉर्मेशन डाल के, पेशेंट की इंफॉर्मेशन डाल के हम किसी भी क्लेम का स्टेटस ले सकते हैं, डेट ऑफ सर्विस और डिटेल्स डाल के। इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, जैसे मैंने बता दिया कि टेक्नोलॉजी है जो अलाउ करती है कंप्यूटर इंटरैक्ट विद द ह्यूमन थ्रू द यूज ऑफ द वॉइस इनपुट। फोन पे जैसे कि हमारी हेल्पलाइन पे कॉल करके हमें एक कंप्यूटराइज आंसर मिलता है, वेब पे कॉल करके ऐसे ही कंप्यूटराइज आंसर मिलता है। बेसिक जो क्वेश्चंस वो पूछ रहे होते हैं उनको हम बताते हैं डॉक्टर और पेशेंट के बारे में, फिर वो कॉम्बिनेशन से आपका क्लेम ढूंढ के आपको क्लेम का स्टेटस बता देता है। लाइव कॉल से हम किसी भी रिप्रेजेंटेटिव से, जो इंश्योरेंस का रिप्रेजेंटेटिव वहां पे मौजूद होता है, वहाँ उससे क्लेम्स की डिटेल ले सकते हैं। इसके अलावा फैक्स के थ्रू भी हम तमाम डिटेल्स ले सकते हैं क्लेम्स की, कि क्लेम पेड है, डिनाई है, या क्या स्टेटस है। अब हमारे पास जब हम लोग ये मीडियम्स यूज करके क्लेम का स्टेटस देखते हैं, तो हमें क्लेम के डिफरेंट स्टेटसेस मिलते हैं। हम देखते हैं कि क्या स्टेटसेस होते हैं। अगर हमें पेड क्लेम मिल जाता है, फुली पेड है क्लेम, तो हम उसे पोस्ट कर देते हैं। लेकिन पोस्ट करने से पहले ये होता है कि किसी किसी अकाउंट में डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन चाहिए होती है, हमें उसे नोटिफाई कराना होता है। और कहीं पे डॉक्टर ने हमें अलाउ किया होता है कि आपको जहां से पेमेंट मिल रही है आप उसे पोस्ट कर दें। तो फुली पेड क्लेम जो होगा उसको सिंपली क्या करेंगे, हम पोस्ट कर देंगे। प्रोसेस विद पेशेंट पोर्शन, क्लेम जो है वो प्रोसेस हुआ है, पे हुआ है, और उसमें पेशेंट की भी लाइबिलिटी छोड़ी गई है, कोपे को इंश्योरेंस या डिटेक्टेबल छोड़ा गया है। इस तरह के क्लेम्स में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पेशेंट के पास अगर सेकेंडरी इंश्योरेंस है, तो हम सेकेंडरी इंश्योरेंस को बिल सेंड करेंगे, वो जितना रिमेनिंग बिल है। और प्राइमरी की EOB के साथ सेकेंडरी को बिल भेजा जाता है, ताकि सेकेंडरी इंश्योरेंस को ये सारी डिटेल्स पता चले कि प्राइमरी इंश्योरेंस से पे किया था, प्रोसेस किया है, पे किया है, और इतना रिमेनिंग जो है सेकेंडरी की लाइबिलिटी छोड़ी है। अगर सेकेंडरी इंश्योरेंस नहीं है पेशेंट के पास, तो हम पेशेंट को बिल करेंगे, उसकी एक स्टेटमेंट जनरेट करेंगे। उस स्टेटमेंट का भी एक स्पेसिफिक जो है एक फॉर्मेट होता है, उसमें भी पेमेंट की सारी डिटेल लिखी हुई होती है कि इंश्योरेंस ने क्लेम प्रोसेस किया था, पे किया, कितना एडजस्ट किया, और कितना जो है वो पेशेंट की लाइबिलिटी में है। फिर हमारे पास नॉट ऑन फाइल का एक स्टेटस आ सकता है, मीन के हम ढूंढ रहे हैं क्लेम, हमें मिल ही नहीं रहा, अवेयर को नहीं मिल रहा, रैप को कह रहे हैं, रैप को भी वो क्लेम नहीं मिल रहा डॉक्टर और पेशेंट के कॉम्बिनेशन से। इस तरह के क्लेम जो 90% जो होते हैं वो रिजेक्ट हो गए होते हैं। रिजेक्शन जो, जैसे मैंने आपको पहले बताई है, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल रिजेक्शन होती है, जो बेसिकली क्लेम के अंदर या डेमोग्राफिक के अंदर किसी एरर की वजह से क्लेम जो है वो क्लियरिंग हाउस से सेंड बैक हो जाता है, या आपकी इंश्योरेंस से सेंड बैक हो जाता है, प्रोसेस में डाला ही नहीं जाता, एजुकेशन के अंदर एंटर ही नहीं होता। अब इस तरह के क्लेम्स जो डेफिनेटली आपके क्लेम प्रोसेस में गए ही नहीं है, तो इंश्योरेंस के पास उनका कोई रिकॉर्ड नहीं मौजूद होता। ठीक है, हम वो क्लेम कहाँ पे ढूंढते हैं, क्लियरिंग हाउस या पेयर की रिजेक्शंस के अंदर, और वहां पे हम देखते हैं कि किस रीजन से ये क्लेम जो है प्रोसेस नहीं हुआ। हम उस रीजन को आइडेंटिफाई करते हैं और उस पर करेक्टिव एक्शन लेके उसको रीसेंड करते हैं, क्लेम को रीबिल करते हैं। लास्ट ऑप्शन ये आता है कि क्लेम हमारे पास डिनाई आ जाते हैं।
डिनाई आते हैं तो डेफिनेटली डिनाइल के ऊपर हम क्या कहते हैं, करेक्टिव एक्शन लेंगे उसके अकॉर्डिंग के कि ये क्लेम जो है, ये इसमें क्या रीजन है पे ना होने का, तो वो आइडेंटिफाई करके उसके बाद उस पर करेक्टिव एक्शन लेते हैं। इसी चीज को हमने डिटेल में बता दिया है कि पेड क्लेम है तो हम ERA EFT से जैसे भी हमें है हम पोस्ट करेंगे। प्रोसेस हुआ है पेशेंट की पोर्शन में तो ऑलरेडी बता दिया है कि सेकेंडरी को बिल करेंगे, सेकेंडरी नहीं है तो पेशेंट को बिल करेंगे। यहाँ पे हमने नॉट ऑन फाइल के एक और रीजन देखी, एक तो मैंने आपको रिजेक्शन देखी, दूसरा वो बता रहा है कि चेक द EMS EMC नंबर। EMC नंबर क्या होता है, आपका पेयर आईडी होता है इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट कराने के लिए क्लेम। अगर आपका पेयर आईडी, आपने किसी गलत इंश्योरेंस को क्लेम सबमिट कराया है, जो जो आपने जिस इंश्योरेंस को सबमिट कराना था उसके बजाय किसी और पेयर को करवा दिया, क्योंकि हमारे कार्ड के ऊपर पेयर आईडी एग्जैक्टली लिखा हुआ होता है कि जिसको क्लेम सबमिट कराना है। अगर हमने उसके अलावा किसी और पेयर को किया तो डेफिनेटली हम एग्जैक्ट पेयर से, करेक्ट पेयर से इंश्योरेंस का स्टेटस ढूंढ रहे हैं, जबकि वो वहां गया ही नहीं है, किसी और पेयर में गया। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। और अगर आपका है पेपर क्लेम है तो तब भी आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो है एड्रेस जो आपने लिखा हुआ है उसके ऊपर, इनवेलप के ऊपर, वो एड्रेस जो है वो ठीक है। ठीक है, क्योंकि मेल जो है वो अगर गलत एड्रेस हो तो वो सेंड बैक हो जाती है, तो दोबारा से रिटर्न वाली मेल्स में चेक करेंगे कि हमारे पास दोबारा से ये आया हुआ तो नहीं था। इसी तरह से डिनाई है तो हम क्या करेंगे, डिनाई की आइडेंटिफाई करेंगे, रीजन डिटरमाइन करेंगे, रूट काज, और फिर हम लोग करेंगे उस पर करेक्टिव एक्शन। करेक्टिव एक्शंस को हम डिटेल में अभी देख लेते हैं कि डिनाइल्स के ऊपर हम लोग किस तरह के करेक्टिव एक्शंस देते हैं। क्योंकि डिनाइल मैनेजमेंट बेसिकली खुद ही एक बहुत डिटेल डिस्कशन है। हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो हम कह रहे हैं कि डिनाइल्स के ऊपर करेक्टिव एक्शन लेते हैं, तो डिनाइल्स, हम डिफरेंट डिनाइल्स को देखेंगे और हम देखेंगे कि उन पे करेक्टिव एक्शन होते क्या है। ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारा लेक्चर है। बेसिकली हमारी चार्जेस पेमेंट तो तकरीबन ऑटोमेटेड हो चुकी है भी हैं, उनमें बहुत कम मैनुअल काम रह गया है। लेकिन डिनाइल मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो ऑटोमेटेड नहीं है, अभी भी इस पे मैनुअली काम करने की जरूरत है, क्योंकि आपने आइडेंटिफाई करना है, एक चीज को ढूंढना है, डिफरेंट पोर्टल से, मीडियम से ढूंढना है एग्जैक्ट रीजंस, फिर उन पे करेक्टिव एक्शन लेना है सोच के। तो वो चीजें जो है वो ऑटोमेटेड नहीं हो सकती, उसके लिए हमेशा मैनुअल डिपेंडेंट होना पड़ता है। टेक्नोलॉजी हर चीज नहीं कर सकती। अब यहाँ पे डिनाइल मैनेजमेंट, डिनाइल बेसिकली क्या होता है, रिफ्यूजल होता है इंश्योरेंस का कोई भी क्लेम पे करने से। फॉलोअप और डिनाइल में बेसिक फर्क ये होता है कि फॉलोअप में हम लोग क्लेम का रिस्पांस नहीं मिला होता और हम ढूंढ रहे होते हैं कि रीजन क्या है, और डिनाइल में हमें रिस्पांस मिला होता है जो पेड नहीं होते, रिफ्यूजल होता है पे करने से। इंश्योरेंस कंपनी ने रीजन के साथ बताया होता है कि क्लेम पे क्यों नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि डिफरेंट कॉमन हम देख लेते हैं डिनाइल्स और इन पे करेक्टिव एक्शन। हमारे पास पहला जो डिनाइल है वो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है। CO16 हमारे पास कोड आएगा, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज नीडेड टू एजुकेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड यूजिंग रेमिटेंस एडवाइस रिमार्क्स। वो ये बता रहा है कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है और एडिशनल इंफॉर्मेशन की क्या इंफॉर्मेशन मिसिंग है, वो रेमिटेंस एडवाइस में एडिशनल रिमार्क कोड में देख लें। रेमिटेंस एडवाइस में हमेशा CO16 के साथ एडिशनल रिमार्क कोड भी लिखा होता है, जैसे एम M16 हो गया, MN कुछ हो गया, इस तरह से लिख के कोड्स होते हैं, डिफरेंट कोड्स होते हैं। वो कोड्स बेसिकली रेमिटेंस एडवाइस, जैसे आपकी ERA आता है तो उसके नीचे वो लिखा होता है, आपके आपका आपके डिनाइल के आगे वो लिखा हुआ होता है, नीचे लिस्ट डाउन किया होता है कि हर चीज का क्या मतलब है। तो वहां से आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि एग्जैक्टली कौन सी इंफॉर्मेशन मिसिंग है। अब वो जो इन्फॉर्मेशन मिसिंग हो सकती है किसी भी क्लेम में, इंफॉर्मेशन लैक ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है, वो ड्रग का नेम है, यानी कोई मेडिसिन जो लग रही है, इंजेक्शन लग रहे हैं, उस ड्रग का नेम है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, ऑफिस नोट्स चाहिए, रेफरिंग प्रोवाइडर चाहिए, कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, मॉडिफाइड मिस है, इंश्योरेंस से को पेशेंट से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमने क्या करना है, एडिशनल रिमार्क कोड देखना है, उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेना है और क्लेम को उस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करके क्लेम को, करेक्टेड क्लेम को रीसबमिट कराना है। करेक्टेड क्लेम का मतलब ये होता है कि इनिशियल क्लेम का रेफरेंस दे के दोबारा से क्लेम सबमिट कराना। मेडिकेयर को छोड़ के तमाम जो कमर्शियल इंश्योरेंसेस हैं उनको करेक्टेड क्लेम चाहता है तो उनको करेक्टेड क्लेम ही सबमिट कराते हैं, वरना वो क्लेम अगर हम करेक्टेड नहीं सबमिट कराते तो वो कंसीडर करती है उसको एज डुप्लीकेट, कि पहला क्लेम पहले भेजा हुआ था, इन्होंने स्टेट ऑफ सर्विस का क्लेम दोबारा से भेज दिया है। तो हमें करेक्टेड क्लेम सबमिट कराना पड़ता है, लेकिन मेडिकेयर हर दफा क्या करती है, ओरिजिनल क्लेम को एक्सेप्ट करती है।
अब हमारे पास दूसरा डिनाई आया है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट का मतलब ये है कि दो दफा क्लेम इंश्योरेंस ने को मिला है, वो दो दफा कंसीडर करें। डुप्लीकेट का बेसिक रीजन एक ये हो सकता है कि हमारे पास सर्विस एक दफा रेंडर हुई है और हमने दो दफा बिल कर दिया बिलिंग टीम में, वो डुप्लीकेट हो जाएगा। वो एग्जैक्टली डुप्लीकेट ही होगा क्योंकि सर्विस एग्जैक्टली एक ही दफा हुई थी, तो उस सूरत में हम एक क्लेम को डिलीट कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। दूसरा रीजन डुप्लीकेट का ये आ सकता है कि सर्विस दो दफा ही परफॉर्म हुई है, यानी पेशेंट एक दफा डॉक्टर के पास आया था, ट्रीटमेंट ली, चला गया, फिर दोबारा उसको उसी दिन आना पड़ा और फिर ट्रीटमेंट ली। ऐसे क्लेम्स को हमने करेक्टिव एक्शन ये होता है कि हमने उसे मॉडिफाइड लगा के सबमिट कराना होता है, ताकि हमें पता चले कि एक प्रोवाइडर ने एक दिन में दो दफा सर्विस दी हुई है। तो हम अगर मॉडिफायर के बगैर इसे बिल करेंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा, तो हम इसे मॉडिफाइड लगा के बिल करेंगे, ये इसका करेक्टिव एक्शन होगा। तीसरी रीजन यही जो हमने पीछे भी डिस्कस किया है कि हमने क्लेम को रिसबमिट कराया है कोई उसमें करेक्शन करके, लेकिन हमने ओरिजिनल क्लेम को सबमिट करा दिया, हमने एज करेक्टेड नहीं सबमिट कराया और पुराना पिछले क्लेम का रेफरेंस नंबर नहीं दिया, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो डुप्लीकेट हो जाएगा। डुप्लीकेट क्लेम एग्जैक्टली कोई रीजन नहीं होता किसी भी क्लेम का। अगर कोई क्लेम डुप्लीकेट आता है तो हमें उससे पहले क्लेम का जो स्टेटस होता है, यानी उससे पहले जब प्रोसेस हुआ था स्टेटस, उसको देखना होता है। यही सजेस्टेड एक्शन है जो मैं साथ साथ आप लोगों को बताती गई है कि हमने यही करके सबमिट कराना है। अब हमारा आता है मॉडिफाइड में से। मॉडिफाइड हम लोगों ने पढ़ा था कि मॉडिफाइड क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो कि चाहिए होती है सीपीटी को इनहेंस करने के लिए, उसके अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन डालने के लिए, अगर सीपीटी सही से डिफाइन नहीं कर रहा प्रोसीजर को तो। ठीक है, उसमें से क्या होता है कि मॉडिफायर मॉडिफायर के साथ, मॉडिफायर का मोस्टली डिनाई इसलिए आता है कि जहां पे हमें मॉडिफायर रिक्वायर्ड होता है हमने वहां पे नहीं लगाया तो मॉडिफायर का डिनाई आएगा, जहां पे नहीं रिक्वायर्ड था वहां पे लगा दिया तब भी मॉडिफायर का डिनाई आएगा, और जो मॉडिफायर हमने लगाया वो मॉडिफायर उसके साथ इनकंसिस्टेंट था, यानी कि आपके डीएक्स को सपोर्ट नहीं कर रहा था, सीपीटी को भी सपोर्ट नहीं कर रहा था, वो मॉडिफायर तो आपने क्या कर लिया, वो इनकंसिस्टेंट सीपीटी के साथ लगना ही नहीं था तो हमने लगा दिया तो डिनाई आ गया। इस तरह की चीजों को हम क्या करेंगे, कोडिंग के साथ सॉफ्टवेयर से, सीसीआई एडिट हो गया, कोडिफायर हो गया, या कोडिंग टीम से हम कांटेक्ट करेंगे और उनसे ये पूछेंगे कि इस सीपीटी के साथ अप्रोप्रिएट मॉडिफायर कौन सा जाना चाहिए, और करेक्ट मॉडिफायर लगा के फिर रीसबमिट कराएंगे। CO22 सबसे ज्यादा आने वाला डिनाइल है। इसका मतलब होता है कि कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट है। कोऑर्डिनेशन का वर्ड ही डिपेंड कर रहा है कि दो चीजें होंगी, पेशेंट के पास दो इंश्योरेंसेस हैं लेकिन उसका स्टेटस प्राइमरी सेकेंडरी का डिफाइंड नहीं है, ये रीजन हो सकता है। या फिर हमने एलिजिबिलिटी चेक करते हुए सही से देखा ही नहीं है कि कौन सा प्राइमरी पेयर काम कर रहा है और कौन सा सेकेंडरी काम कर रहा है, हमने क्लेम सबमिट करा दिया है, तो ये डिनाई आ सकता है। अब हमने हमेशा क्या करना है इसके लिए कि हम लोगों को हमेशा एलिजिबिलिटी चेक करते हुए प्राइमरी पेयर देखना है, स्पेशली मेडिकेयर और मेडिकेड की एलिजिबिलिटी चेक करते हुए हमेशा देखना है कि इनका कोई मैनेज केयर प्लान तो नहीं है जो काम कर रहा है, क्योंकि मैनेज केयर प्लान मोस्टली इन दोनों इंश्योरेंसेस के होते हैं। अगर हमारे पास कहीं पे रिसोर्सेज यूज करने से नहीं पता चलता तो तब हम पेशेंट से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना सीओबी अपडेट कराएं, ताकि आपकी प्राइमरी इंश्योरेंस जो है हम उसे बिल भेजें। ठीक है, यही हमारे सजेस्टेड एक्शन है। फिर हमारे पास आता है CO119, बेनिफिट मैक्सिमम फॉर दिस टाइम पीरियड हैज बीन रीच्ड। इसका मतलब है कि जो सर्विसेज पेशेंट को प्लान में मिली थी उस कैलेंडर ईयर के लिए, वो सर्विसेज उसने क्या किया, ऑलरेडी ले चुका है उस कैलेंडर ईयर के अंदर, और दोबारा उसने वो सर्विस ले ली है, तो ऐसी सर्विसेज को इंश्योरेंस पे नहीं करेगा। अब इस तरह की सूरत में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखेंगे कि ऑलरेडी ये सर्विसेज गई हुई हैं, हमने बिल किए, क्रिएट किए थे, हमने भेजे थे। उसके बाद हम एलिजिबिलिटी चेक करके देखेंगे कि ये सर्विसेज कितनी दफा कवर हो रही थी पेशेंट के प्लान में, एक साल में वो कितनी दफा ये ले सकता था ये स्पेसिफिक सर्विस। अगर वो वाकई में सर्विस जितनी दफा ले चुका था उतनी दफा ऑलरेडी ले चुका है तो फिर पेशेंट को हम इसके लिए बिल करें। अगर वो इतनी दफा नहीं ले चुका जबकि उसके कैलेंडर ईयर में वो सर्विसेज अभी बकाया है, वो ले सकता था सर्विसेज, तो इस सूरत में हम रिप्रोसेसिंग की रिक्वेस्ट करेंगे इंश्योरेंस। B7 आ रहा है, प्रोवाइडर वाज नॉट सर्टिफाइड फॉर पेड दिस प्रोसीजर सर्विसेज ऑन द डेट ऑफ सर्विस। इसका मतलब ये होगा कि क्लेम की डेट ऑफ सर्विस जो है, एक तो हमने सबसे पहले क्लेम की डेट ऑफ सर्विस देखनी है, और देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रोवाइडर की इनरोलमेंट से पहले पहले की
डेट ऑफ सर्विस है, यानी प्रोवाइडर इंश्योरेंस के साथ इनरोल ही नहीं हुआ था, सर्विस पहले किया, तो फिर इंश्योरेंस उसको आइडेंटिफाई नहीं करती तो ये डिनाई देती है। इसके अलावा उसका क्लिया लेबोरेटरी इम्प्रूवमेंट अमेंडमेंट जो होता है, क्लिया का एक सर्टिफिकेशन होता है, इसकी टर्मिनेशन के बाद भी ये डिनाई आ जाता है। इसके अलावा अगर आपका जो डॉक्टर है जो ऐसी कोई सर्विस दे रहा है जो कि उसकी स्पेशलिटी के साथ रेलिवेंट ही नहीं है, तब भी ये डिनाई आता है। डिनाई के लिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं, वेरीफाई करते हैं। एक हम सर्टिफिकेशन देखते हैं डॉक्टर की, देखते हैं कि डॉक्टर की इनरोलमेंट कब हुई थी, इनरोलमेंट के शुरू होने से पहले या खत्म होने के बाद तो सर्विसेज नहीं ली गई। ये हम चेन ऑफ ओनरशिप में देखते हैं। हमने पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोवाइडर जब पढ़े थे तो हमने ये पढ़ा था कि तो कमर्शियल और मेडिकेयर की इनरोलमेंट बेसिकली कहाँ पे, कौन से पोर्टल से होती है। उन पोर्टल्स पे हम इनरोलमेंट का स्टेटस देख सकते हैं, अपनी डेट ऑफ सर्विसेज को देख सकते हैं, हम क्लियर सर्टिफिकेशन को देख सकते हैं कि वाकई में, अगर वाकई में वैलिड रीजन है, प्रोवाइडर ने सर्विसेज जो है अपनी एनरोलमेंट से पहले या खत्म होने के बाद दी हैं, तो फिर तो प्रोवाइडर उन क्लेम्स को एडजस्ट करा देगा। अगर ऐसा नहीं है तो उनको रिप्रोसेसिंग की रिक्वेस्ट आएगी। CO24 क्या है, कैपिटेशन है। कैपिटेशन क्या है, एक फ्लैट अमाउंट है, लमसम अमाउंट है जो ईच मंथ जो है इंश्योरेंस कंपनी डॉक्टर को लिस्ट ऑफ द पेशेंट के अगेंस्ट दे देता है। अब वो क्या कहता है कि इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि ये जो पेशेंट हमारे लिस्ट के अंदर हैं, ये एक महीने में जितनी दफा भी डॉक्टर के पास विजिट करेंगे, ये इसी अमाउंट के अंदर डॉक्टर उनको मैनेज करेगा। अब ये हो सकता है कि कोई पेशेंट एक दफा डॉक्टर के पास आए, हो सकता है एक दफा भी ना आए, हो सकता है फ्रीक्वेंटली आए। ठीक है। अब इससे ये होता है कि डॉक्टर को एक तो टोटल एक लमसम अमाउंट शुरू में ही महीने की मिल जाती है, उससे फायदा हो जाता है। दूसरा, इंश्योरेंस को भी फायदा हो जाता है कि अगर फ्रीक्वेंटली पेशेंट आते भी हैं तो इंश्योरेंस को बार बार पे नहीं करना पड़ता। तो ये कैपिटेशन का एग्रीमेंट होता है। ये कैपिटेशन का जो एग्रीमेंट होता है बेसिकली सिर्फ कमर्शियल इंश्योरेंस ये एग्रीमेंट करती है, मेडिकेयर या मेडिकेड ये एग्रीमेंट नहीं करती। अगर मेडिकेयर या मेडिकेड की तरफ से हमारा कैपिटेशन का डिनाई आता है, तो हमेशा हमें क्या करना है कि एलिजिबिलिटी चेक करनी है। एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद हमने क्या करना है कि हमने ये देखना है कि मेडिकेयर या मेडिकेयर का या मेडिकेड का कोई मैनेज केयर प्लान तो नहीं काम कर रहा। अगर कोई मैनेज केयर क्लेम जो है वो है, प्लान जो है हमारे पास एज प्राइमरी काम कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, क्लेम मैनेज केयर प्लान को बिल करेंगे, हमने मेडिकेयर को बिल नहीं करना था। अगर तो कमर्शियल इंश्योरेंस ये डिनाई दे रही है कैपिटेशन का, तो हमने ये देखना है कि जो डॉक्टर जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, हमारा डॉक्टर जो है वो कैपिटेशन के एग्रीमेंट में है, उसका कोई एग्रीमेंट कैपिटेशन का है और किस इंश्योरेंस के साथ है। अगर वाकई में उसका कैपिटेशन का एग्रीमेंट उस इंश्योरेंस के साथ है जिसने कैपिटेशन का डिनाई किया है, तो हम क्या करते हैं, वो जितनी अमाउंट होती है बेसिकली क्लेम की, कैपिटेशन की अमाउंट, उसको CO24 का एक डिनाइल कोड लगा के कैपिटेशन का उसको एडजस्ट कर देते हैं। अब आता है CO27, एक्सपेंसेस इन अकर आफ्टर कवरेज टर्मिनेट। कवरेज टर्मिनेट होने के बाद सर्विसेज दी गई हैं। ठीक है। इसमें हम सबसे पहले डेट ऑफ सर्विस देखते हैं कि हमने एग्जैक्ट डेट ऑफ सर्विस बिल की थी या कोई गलत डेट ऑफ सर्विस बिल की थी। उसके बाद हम एलिजिबिलिटी देखते हैं, एलिजिबिलिटी चेक करके देखते हैं वाकई में डेट ऑफ सर्विस जब हो रही है तब इंश्योरेंस टर्मिनेट है। अगर उसी दिन जिस दिन डेट ऑफ सर्विस हुई है उसी दिन कवरेज टर्मिनेट हुआ है, तो तब भी इंश्योरेंस पे नहीं करेगी। ठीक है। ये हमने देखना है, वेरीफाई करना है हमने पोर्टल से। अगर वाकई में इनएक्टिव है इंश्योरेंस, तो हम लोगों ने क्या करना है, पेशेंट से एक्टिव इंश्योरेंस रिक्वेस्ट करनी है। और अगर नहीं इनएक्टिव थी इंश्योरेंस हमारी, तो हमने क्या करना है, रीप्रोसेस कराना है क्लेम। ये कभी कभी ऐसे होता है, जैसे हमने मेडिकेयर की पार्ट A B C और D देखे थे। मेडिकेयर का कोई भी एक पार्ट एक्टिव होगा तो एलिजिबिलिटी टोटल चेक करते हुए क्या होगा, हमारे पास उसका स्टेटस एक्टिव आ रहा होगा। लेकिन क्या होगा कि बेसिकली उसका जो पार्ट बी की बिलिंग करनी है, तो पार्ट बी शायद इनएक्टिव हो, ए एक्टिव हो, तो हमें एक्टिव आ रहा होगा और हमने मजीद जाके डिटेल्स में देखा ही नहीं होगा कि कौन सा पार्ट एक्टिव था कौन सा नहीं था, तो उसकी वजह से ये डिनाई आता है। आप लोगों की क्लास 11 o'clock पे स्टार्ट होती है, 11:30 पे नहीं स्टार्ट होती, तो मेक श्योर किया करें कि 11 o'clock पे ही क्लास शुरू किया करें, क्योंकि मैं एग्जैक्ट 11 o'clock पे या ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 5 मिनट वेट करती हूँ, क्योंकि मैंने क्लास अपने टाइम पे एंड करनी होती है। तो इस आप लोगों को फिर लेट ज्वाइन करते हो तो उसकी वजह से आप लोगों की क्लास जो है वो मिस हो जाती है आधे से ज्यादा। फिर जाके मेरा नहीं ख्याल कि आप लोग लेक्चर्स को देखते भी हो।
क्योंकि कल की क्विज से तो मुझे ये एहसास हुआ है कि वाकई में नहीं देखते हो उसका। इसके बाद ही मैं उसके बारे में बात करती हूँ। तो ये हम लोगों ने क्या करना होता है, एक्टिव इंश्योरेंस देखना होता है, और एक्टिव इंश्योरेंस नहीं अगर मिलती तो हमने पेशेंट से रिक्वेस्ट करनी होती है एक्टिव इंश्योरेंस के लिए। फिर हमारे पास CO 100 का डिनाई आता है, यानी कि पेमेंट डायरेक्टली पेशेंट को पे की गई है। जब हम लोगों ने पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोवाइडर हमने पढ़े थे, तो वहां पे हमने पढ़ा था कि नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोवाइडर को इंश्योरेंस डायरेक्ट पे नहीं करती बल्कि पेशेंट को पे करती है। तो ये वो वाला सिनेरियो है कि डायरेक्टली पेशेंट को पे कर ली इंश्योरेंस ने, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए पेशेंट को बिल कर देंगे क्योंकि पेशेंट को ऑलरेडी इंश्योरेंस ने पे कर लिया। B15 क्या है, प्रोसीजर सर्विस आर नॉट पेड सेपरेटली, नहीं पे होंगी। हमने जब मॉडिफायर्स पढ़े थे तो हमने पढ़ा था पेमेंट एलिजिबल मॉडिफायर, वो बताते हैं कि अलग से सर्विसेज को कैसे पे किया जाए। हमने क्या करना है, इस तरह की सर्विसेज जो परफॉर्म हुई हैं, हमने देखना है कि म्यूचुअली वाकई में इंक्लूसिव हो रही है, नहीं इंक्लूसिव हो रही है। अगर इंक्लूसिव नहीं हो रहे हैं तो बेसिकली हम क्या करेंगे, अप्रोप्रिएट मॉडिफायर के साथ उन सर्विसेज को बिल करेंगे ताकि वो अलग से हो सके। और ये हम कोडिंग सॉफ्टवेयर या कोडिंग टीम की हेल्प से कर सकते हैं। फिर हमारी आज हम इसी पे एंड करेंगे क्योंकि ये काफी आगे तक की स्लाइड्स। CO 29 है हमारा, द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग हैज एक्सपायर्ड। ठीक है, टाइम लिमिट क्या है, एक्सपायर हो गई है फाइलिंग के लिए। इंश्योरेंस की हमेशा फाइलिंग की लिमिट होती है। ऐसे नहीं होता कि रेंडमली हम लोग कभी भी फाइल करते रहेंगे तो कभी भी इंश्योरेंस देखती रहेगी और उसको प्रोसेस करेगी। कमर्शियल इंश्योरेंसेस जैसे छोटी इंश्योरेंसेस है, सिग्ना हो गया, एटना हो गया, इन इंश्योरेंसेस के मैरी होगी, इनकी 90 डेज का ड्यूरेशन होता है फर्स्ट टाइम सबमिशन के लिए। और इसके अलावा 180 डेज होता है BCPS के लिए, और हमारे पास मेडिकेड के लिए 365 डेज होते हैं जो है वो क्लेम को इनिशियल सबमिट कराने के लिए। अगर क्लेम हमारे पास डिनाई हुआ है, अगर किसी जेन्युइन रीजन से वो लेट हो गया था, तो हम LF का लेट फाइल इंडिकेटर लगा के सबमिट कराते हैं। लेकिन हम रीजन देखते हैं, जैसे अगर क्रीडेंशलिंग के इशू की वजह से या ऐसे किसी इशू की वजह से अगर वो लेट फाइल हुआ है, तो फिर तो वो क्या होगा, वो प्री प्रोसेस हो जाता है। हम क्या है करते हैं, एलिजिबिलिटी देखते हैं कि अननोन थी, लिटिगेशन हो गई, अथराइजेशन की डिले हो सकता है, सर्टिफिकेशन की डिले हो सकता है, मेडिकल फॉर्म की सप्लाई, ये वो वाले देख रहे हैं कि जो हम हमारी रीजंस नहीं थी, डिफरेंट रीजंस की वजह से वो डिले हो गया था। थर्ड पार्टी प्रोसेसिंग हो गया डिले, एलिजिबिलिटी डिटर्मिनेशन हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन डिले। ये वो डिलेस हैं कि जिनके बाद भी अगर लेट फाइल होता है क्लेम तो इंश्योरेंस रिप्रोसेस करती है। अगर हमने खुद ही क्लेम को, हमारे पास पड़ा हुआ था क्लेम और हमने इसको रिप्रोसेस, हमने उसको बिल ही नहीं किया टाइमली, तो वो फिर क्लेम जो है वो लेट फाइल हो जाएगा, वो पे नहीं होगा। लेट फाइल क्लेम की प्रोसेसिंग के लिए हमें फर्स्ट टाइम जो है, अगर हमने टाइमली सबमिट किया है फर्स्ट टाइम, तो सबमिशन प्रूफ हमें लगाना पड़ेगा फर्स्ट टाइम सबमिशन का। क्योंकि सेकंड सबमिशन के लिए भी टाइम ड्यूरेशन होता है 120 डेज का, 120 डेज में हमने दोबारा से सबमिशन करानी होती है क्लेम की। तो हमें ये टाइम, ये सारे प्रूफ्स लगा के अपील सेंड करनी पड़ती है, रिक्वेस्ट करना पड़ता है जब हमें, कि हमें क्लेम को रिप्रोसेस कराया जाए। ठीक है, आज के लिए ये काफी है क्योंकि ये हमारे पास स्लाइड्स हैं ऑलमोस्ट 3D4। तो बाकी के डिनाइल्स हम कल देखेंगे मजीद जो हैं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आप लोगों की क्विजेस। अच्छा, ये आपके क्विजेस हैं और आप लोगों के रिस्पॉन्सेस मैंने चेक किए हैं। आप लोग सबसे पहले बेशक आप लोग अपने माइक्स खोल लो, 1 मिनट। क्विज डिफिकल्ट था क्या? नहीं मैम, इतना डिफिकल्ट नहीं था। जो मैं अभी वो दूसरी चीज़ जिसमें एनरोलमेंट था और रिजेक्शन वाला, वो तो दोनों सेम ही थे। अब मैंने इस पे एनरोलमेंट का जब मैंने क्विज पे देखा तो उसमें रिजेक्शन पे आ रहा है। तो मैंने दोबारा लेक्चर में भी चेक भी किया, उसका रिस्पॉन्स डबल मीनिंग था या कोई वो मैं बता एक दूं। क्वेश्चन था इसमें। अच्छा, एक तो सबसे पहले मैंने ये कहा था कि मल्टीपल अटेम्प्ट नहीं किए जाएंगे। कोई भी चीज को अगर मल्टीपल अटेम्प्ट करोगे तो फर्स्ट टाइम सबमिशन को मैं कंसीडर करूंगी। ठीक है, आपने इसके लिए
मल्टीपल ही आप उसको देख लो, लेकिन मल्टीपल सबमिशन ना कराओ। एक एक बंदे की 3 3 सबमिशन, तो मेरे पास टाइम आता है, एग्जैक्ट जो टाइम सबसे पहले होता है उसी को कंसीडर करती हूँ, और मैंने ऐसे ही की। ठीक है, हम देख लेते हैं इनके रिस्पॉन्सेज को, हम क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं डिटेल में। वैसे भी आंसर साथ में मैंने शो किए हुए थे। ये तो जी मैडम। फिलहाल है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये क्वेश्चन तो तकरीबन सब लोगों का सही था। ठीक है, ये भी सही था। यहाँ पे व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू हेल्थ केयर रेवेन्यू साइकिल, ये तो बहुत दफा मैंने ये बताया हुआ है कि रजिस्ट्रेशन होता है, स्केजुलिंग जो होती है हमारी। बेसिकली अगर इमरजेंसी की सूरत में होते हैं तो हमारी स्केजुलिंग तो नहीं, अपॉइंटमेंट्स तो नहीं होती ना, तो हम लोगों को रेवेन्यू साइकिल के अंदर एंटर होने के लिए हमें एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन चाहिए होता है। ये क्या था, इज द स्टेटमेंट फ्रॉम द हेल्थ केयर कंपनी टू प्रोवाइडिंग डिटेल्स ऑफ द पेमेंट्स ऑफ द मेडिकल सर्विसेज रेंडिंग टू द पेशेंट। तो इसमें से क्या था, ईओबी, ईआरए, ईओबी, पेशेंट स्टेटमेंट, ईओबी, सुपर बिल, ए एंड बी। तो इसमें क्या, डेफिनेटली ये किसने ए और बी लिखा था? ए तो पेशेंट स्टेटमेंट था, पेशेंट स्टेटमेंट कभी हो सकती है पेमेंट की डिटेल बताने के लिए? नहीं नहीं मैडम, मैंने वो लिखा था, ये वो भी मैंने लिखा था। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या था, क्रिएट क्लेम इन द सिस्टम टाइमली 100% एक्यूरेसी, क्या होता है? डेमोग्राफिक एंट्री होती है, चार्ज एंट्री होती है, क्लेम एंट्री होती है, बी और सी होता है। डेमोग्राफिक तो जाहिर है डेमोग्राफिक की इंफॉर्मेशन लिखते हैं, चार्ज कैप्चर और क्लेम एंट्री एक ही बात होती है, और उसी को क्लेम क्लेम एंट्री, क्रिएशन क्लेम लिखा हुआ है, क्लेम क्लेम एंट्री की कहा हुआ है, तो बात हो क्यों, ये बी और सी करेक्ट आंसर था। इसको भी किसी ने, एक ने चार्ज कैप्चर लिखा हुआ है और एक ने नीचे क्लेम एंट्री, भी वही बात थी। डेमोग्राफिक एंट्री भी किसी ने माशाल्लाह से लिखा हुआ है। फिर ये हमारा जो है, ये भी किसी ने गलत किया है, बल्कि माशाल्लाह से 3 लोगों ने गलत किया। HIPAA rules require physicians to protect the electronically stored protected health information। इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर यानी प्लेस कहाँ पे हो रही है, वो जगह, उस जगह की हम सिक्योरिटी की अगर बात कर रहे हैं, तो हमने कहा था कि ये हिपा के कौन से रूल के अंदर आता है, सिक्योरिटी रूल के अंदर आता है। जहां पे हम डिस्क्लोजर की बात कर रहे थे वो हमारी प्रिवेसी रूल के अंदर आ रहा था। जहां पे हम ब्रीच को नोटिफाई करने की बात कर रहे थे वो ब्रीच नोटिफिकेशन आ रहा था। और जहां पे हम जगह, जहां पे इंफॉर्मेशन प्लेस है उसकी सिक्योरिटी की बात कर रहे थे वो हमारे सिक्योरिटी रूल में आ रहा था। ये भी काफी लोगों ने गलत किया है। ठीक है, अब ये वाला शायद आप मुझे, मेरा ख्याल है कह रहे थे, जी मैडम, ये वाला। अब मैं बताती हूँ। Process utilizing by the healthcare insurance plan to allow participate provider in the network। participate यहाँ पे वर्ड यूज होता है ना, देखिए ऊपर जी मैडम। जी। पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट प्रोवाइडर कौन होगा? वो जो पार्टिसिपेटिंग होगा जिसने फीस कैजुअल को एग्री किया हुआ है। जी इनरोलमेंट मैडम। सारे सारे डॉक्टर्स के लिए होता है। क्रीडेंशलिंग का प्रोसेस डॉक्टर्स के लिए होता है, आइदर वो पार्टिसिपेट करें या ना पार्टिसिपेट करें। ठीक हो गया? जब हम पार्टिसिपेट प्रोवाइडर कहते हैं ना, तो उसका मतलब है कि हम पार्टिसिपेटिंग की ही बात करते हैं। ठीक हो गया, ये चीज क्लियर हो गई? जी मैम। ठीक है, फिर ये क्या था जी, एन ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑफर द इंश्योरेंस टू फिक्स द मंथली प्रीमियम विद अ लिटिल और नो डिटेक्टेबल, कौन सी होती है ये? चलो, ज्यादा लोगों ने सही किया था कि एचएमओज होती है। किसी ने प्राइवेट हेल्थ प्रोवाइडर भी लिखा हुआ है। प्राइवेट हेल्थ प्रोवाइडर तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, अभी तक नहीं, है लफ्ज ही नहीं मैंने पढ़ाया, तो कहाँ से किसी ने टिक कर दिया? और डॉक्टर हु एग्री टू एक्सेप्ट द इंश्योरेंस कंपनी प्री एस्टेब्लिश फीस कैजुअल, ये वही वाला क्वेश्चन दोबारा से था। ऊपर हमने पार्टिसिपेटिंग करा तो फीस कैजुअल एग्री कर लेता तो पार्टिसिपेटिंग हो जाता, ये सब नहीं सही किया। चलिए, कितने लोगों ने गलत किए? इसके अंदर क्या था, नेशनल प्रोवाइडर आइडेंटिफायर होता है, एनपीआई। इसे नेशनल प्रोवाइडर इंफॉर्मेशन भी लिखा हुआ है। ये एनपीआई तो बिल्कुल बेसिक चीज है हमारी। पेशेंट रिसीविंग एम्बुलेटरी केयर एट अ हॉस्पिटल ऑन द अदर हेल्थ फैसिलिटी विदाउट बीइंग एडमिट, एडमिट नहीं हुआ वो, तो डेफिनेटली वो क्या है, आउट पेशेंट है, इन पेशेंट नहीं है।
और डॉक्टर दैट वर्क विद द इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा होगा? ल्यूकम। ये सबने सही किया मैं। अच्छा ही। क्लेम दैट हैव नो मेड टू द फेयर एजुकेशन सिस्टम में कौन सा होगा? जो एजुकेशन सिस्टम में गया ही नहीं है, जो प्रोसेस ही नहीं हुआ, वो रिजेक्शन होगी। डिनाई भी बहुत लोगों ने लिखा हुआ है। ठीक है, ये इतना ज्यादा देखिए 50% लोगों ने गलत लिखा हुआ है। अच्छा ये क्या था? ये चीज जो मैं हमेशा बताती हूँ, 75 years old patient having the Medicare as a primary insurance and BCBS as secondary insurance. His claim was being processed to the Medicare and left 25 copay. पेशेंट स्टेटमेंट भेजी जाएगी पेशेंट को। जब उसके पास सेकेंडरी इंश्योरेंस है तो पेशेंट स्टेटमेंट क्यों पेशेंट को भेजी जाएगी? सेकेंडरी इंश्योरेंस को बिल किया जाएगा इस तरह के सिनेरियोस में। फिर हमने कहा कि मेडिकल डिसीजन मेकिंग एंड मेडिकल नेसेसिटी इज द सेम थिंग। सेम थिंग कैसे हो सकती है मेडिकल डिसीजन मेकिंग और मेडिकल में? आपने ईएनएम के कंपोनेंट्स में मेडिकल डिसीजन मेकिंग पढ़ा। मेडिकल नेसेसिटी का मतलब है कि मेडिकल रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। लेकिन बहुत अच्छा नहीं था कल का क्विज, काफी मायूस कुन था। ये तो बहुत इजी सा क्विज था। इसके अंदर तो मैंने 58 से क्वेश्चंस रखे हुए थे। वैसे हमारे क्विज के अंदर 30 क्वेश्चंस होते हैं। मिड के अंदर मैंने मिड छोटा छोटा सा ही बनाया था। मैंने कहा चलो जल्दी हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा चीजें जो है वो प्रॉब्लम कराएंगी अगर इस तरह से होंगी। और इसको मैं वाइंड अप करती हूँ, क्लास को आज यहीं पे एंड करती हूँ। इन चीजों को, क्योंकि डिनायर्स के लेक्चर जो थे वो काफी डिटेल वाले हैं, इस चीज को दोबारा से गो थ्रू कर लें। इसको मैं सेव भी कर लेती हूँ, टाइम थोड़ा लगता है इसको सेव करने में। और फिर कल हम लोग 11 o'clock, शॉर्ट 11 o'clock पे ही आप लोग वो कर लें। मैं इस शॉर्ट से जो है आप लोगों का रिजल्ट डिस्कस कर लूँ तब तक के। मीनवाइल आपके रिजल्ट को अभी मैं डिस्क्लोज करूँ, बाद में करूँ, या क्या किस तरह का सिनेरियो है, या कोई मिसिंग है या नहीं है, वो चीजें मैं देख लेती हूँ तब तक। थैंक यू सो मच। ये मैं यहीं पे वाइंड अप कर रही हूँ।